अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम पार्ट 3 को डिस्कस करने लगे। इससे पहले जो 3 वीडियोस बन चुकी हैं उनको आपने यकीनन देख लिया होगा। फर्स्ट वाली में मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताया, सेकंड वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, थर्ड वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 जो है वो डिस्कस किया, जबकि इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 3 डिस्कस करना है। इसलिए मैंने इस शक्ल को थोड़ा जूम करके एक साइड पे बना दिया। अच्छा, अब देखें पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने जो पार्ट 1 डिस्कस किया या पार्ट 2 डिस्कस किया, उसके अंदर एक चीज़ आपने नोट की होगी जो कि मैंने पिछली वीडियो के एंड पे बताई थोड़ी सी, कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से जो वर्क होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलोंग वो ज़ीरो होगा। यानी जब हम पाथ 1 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने जो WCB मालूम किया, सी से बी की जानब जब हम मूव करके आ रहे थे, उस दौरान जब हमने वर्क डन फाइंड किया WCB वो ज़ीरो आया था, क्योंकि फासला हॉरिजॉन्टल था, और हॉरिजॉन्टल फासला हो तो डेफिनेटली ग्रेविटी की फ़ोर्स नीचे होगी, लिहाजा एंगल 90 डिग्री होगा और कॉज 90 ज़ीरो, इसलिए वर्क डन जो है वो हॉरिजॉन्टल फासले की वजह से ज़ीरो होता है। अच्छा, दूसरे पाथ में हमने WAD फाइंड किया, वो भी ज़ीरो आया सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, तो अब पार्ट 3 में हमने इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। याद रखिएगा कि ग्रेविटी जो है वो हॉरिजॉन्टल फासला अगर हो तो वहाँ वर्क परफॉर्म करती नहीं है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी। ठीक है, जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है ये हॉरिजॉन्टल अगर मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो उस दौरान ये ग्रेविटी की फ़ोर्स ज़ीरो वर्क परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके पहले। ठीक है, इस पे ज़्यादा जो है ना वो हम टाइम नहीं लगाते। हम आते हैं जी अपने पार्ट 3 की तरफ। देखें, अब पार्ट 3 जो है ना वो एक मतलब यूँ कह लो कि कोई इरेगुलर टाइप रास्ता है। ये तो मैंने तकरीबन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी है। स्ट्रेट ये नहीं है, थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि इसको स्ट्रेट ना रहने दूँ, और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट हो, यानी जब आप ए से बी की जानब जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाएं। आप थोड़ा यूँ टेढ़ा होके भी जो है ना, यानी इस रास्ते के थ्रू भी आप मूव करके जा सकते हैं या इसके थ्रू भी जा सकते हैं, यानी थोड़ा कर्व फॉर्म में हो सकता है। इधर भी ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है, इस रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मैंने एक नॉर्मल जो है वो लाइन ड्रा कर दी है ताकि जो है ना वो आपको इजीली इसकी समझ आ सके। अब देखें, इस तरह का अगर रास्ता हो तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो रास्ता होना चाहिए वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर इस तरह तिरछा रास्ता होगा तो वहाँ ग्रेविटी की वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब ये रास्ता तो बिल्कुल ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो फिर इस तरह के रास्ते का जो वर्क डन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका एक तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इस रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। लेट करते हैं कि यहाँ तक, फिर एक हिस्सा ये वाला होगा, यानी यूँ कह लो कि एक ये वाला हिस्सा इसका, एक ये वाला होगा, एक यहाँ तक कह लें। ठीक है, इस तरह इस रास्ते के हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और एक यहाँ पे यूँ कह लो कि आखिरी टुकड़ा होगा। तो अब हमारे पास ये लातदार टुकड़े आ चुके हैं। ये 1 है, ये पार्ट 2 है इस रास्ते का, ये 3 है, सो ऑन, और ये आखिरी वाला जो है ना यहाँ से लेके इधर तक जो है, इसको थोड़ा सा मैं रेज़ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये इस टुकड़े को हम N कह लेंगे। ठीक है, अब इस रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद हमने क्या काम करना है कि हर टुकड़े को उसके कंपोनेंट्स में तहलील कर देना है। कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास पार्ट 1 है इसका, यहाँ से लेके इधर तक, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसको, यानी इधर से लेके इधर तक जो हमारे पास रास्ता है या रास्ते का ये जो टुकड़ा है, इसको हम रिज़ॉल्व करते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा इसको हम बोलेंगे x, और ये जो वर्टिकल होगा इसको हम y कहेंगे। अब टुकड़ा नंबर 1 है, इसलिए हम इसको बोल देंगे x1 और इसको बोलेंगे हम y1। इसी तरह ये दूसरा इसका जो पार्ट होगा इसको भी हम रिज़ॉल्व कर लेंगे, कंपोनेंट ये और एक ये हमारे पास x1 होगा
और ये हमारे पास होगा, सॉरी x2 होगा, और ये हमारे पास y2 होगा। इसी तरह 3 को हम रिजॉल्व कर लेंगे, एक कंपोनेंट ये और एक ये, ठीक है। ये हमारे पास होगा y3 और ये हमारे पास होगा x3। क्लियर है। इसी तरह सारे टुकड़ों को हम रिजॉल्व कर लेंगे, और n वाला जो है उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। एक ये कंपोनेंट और एक इसका ये बनेगा। सो ये हमारे पास होगा x1 और ये हमारे पास होगा, सॉरी x1 नहीं होगा, n होगा, क्योंकि nth पार्ट है ना, इसलिए यहाँ पे xn और इधर yn, ठीक है। अब देखें, ये जो हमने पीछे 2 वीडियोस देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें ज़ाहिर हॉरिजॉन्टल फासले की वजह से कोई वर्क नहीं था। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा होगा कि यहाँ x1 x2 यानी ये x1 ये x2 ये x3, इनकी वजह से कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी ग्रेविटी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फासले हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, और हॉरिजॉन्टल फासले के अलोंग ग्रेविटी का जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। लिहाजा सारा जो वर्क होगा ग्रेविटी का वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस की वजह से होगा, y1 की वजह से होगा, y2 की वजह से होगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास y1 है, इसकी वजह से वर्क डन होगा, सॉरी इसको मैंने, हाँ ये y1 की वजह से वर्क डन होगा, यानी जो कि इधर से लेके इधर तक होगा, ठीक है। y2 की वजह से होगा, ये फासला है, y3 की वजह से वर्क डन होगा, और yn की वजह से होगा। अब ये वर्क जो होंगे इनको हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो अब सबसे पहले हम जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो इस y1 की वजह से करेंगे, इस y1 की वजह से, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। तो इसको हम w1 कहेंगे। अच्छा, इससे पहले x1 है, उसकी वजह से तो वर्क डन होगा नहीं, लिहाजा वो कैलकुलेट हम नहीं कर रहे। y1 की वजह से वर्क होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। ये होगा w1, और ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा Fg डॉट, कितना फासला तय होगा, y1, लिहाजा यहाँ पे होगा y1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा Fg y1 cos थीटा, ठीक है। और Fg यू नो mg होता है, और साथ में ये आ जाएगा y1, और cos थीटा वो एंगल है जो y1 और ग्रेविटी की फोर्स के दरमियान होगा। सो y1 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि हम यहाँ से मूव करके इधर अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो y1 की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, लिहाजा इस केस में यहाँ पे एंगल होगा 180, और cos 180 यू नो ये हमारे पास होता है -1। तो यहाँ हमारे पास W1 का आंसर आएगा -mg y1, ये हमारे पास W1 का आंसर आएगा। इसी तरह जो है वो हम W2 जो है वो फाइंड कर लेंगे। W2 हमारे पास होगा, मतलब जहाँ y1 है वहाँ y2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास W2 है तो इसको हम लिखेंगे -mg y2, ठीक है। ये हमारे पास W1 है। इसी तरह W3 जो होगा वो होगा -mg y3, क्लियर है। और आखिरी जो होगा यहाँ पे ये वाला Wn, इसको हम लिखेंगे Wn इज इक्वल टू -mg yn। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वर्क्स को जमा कर लेंगे। तो पेज को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कैसे जमा करेंगे जी, टोटल वर्क हमारे पास आएगा WAB। इस टोटल वर्क को WAB बोलेंगे क्योंकि ये हम डायरेक्ट मूव करके गए हैं A से B की जानब, यानी कोई C या D वाला चक्कर नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट A से B की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इस वर्क डन को हम बोलेंगे WAB, और ये उन तमाम वर्क्स का जो है वो सम होगा। कौन से वर्क, W1 W2 प्लस सो ऑन, और एंड पे कौन था, WN। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कीमतें पुट कर देंगे। W1 हमारे पास है जी -mg y1, W2 है हमारे पास -mg y2। तो ये जो प्लस है इसको वो माइनस क्या कर देगी, माइनस कर देगी, ठीक है। यानी इस प्लस के साथ जब वो माइनस ज़रब होगी तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा जी
बल्कि इसकी कीमत हम पुट करेंगे mg/2, ठीक है। इसी तरह माइनस आगे सो ऑन, और एंड वाला जो प्लस WN है इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे -mg/n, तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये बनेगा -mg/n। तो इस पूरी इक्वेशन में देखा जाए तो 3 चीज़ें कॉमन आ रही हैं, यानी एक जैसी हैं, माइनस, m और g। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस m और g को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये y1 बचेगा, ठीक है। अब माइनस y1 के बाद जो माइनस आ रहा है ये चूँकि कॉमन आ चुका है, लिहाजा इस माइनस की जगह पे प्लस बचेगा, यानी प्लस, और फिर आगे देखा जाए तो ये mg, ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे y2 बचेगा, प्लस y3 होगा, प्लस सो ऑन, और एंड पे कौन होगा, yn होगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला मैं रेज कर देता हूँ, और इसको ये हम WAB टोटल हमारे पास है, ठीक है। अब देखें ये WAB हमारे पास वैसे आएगा, ये -m और g भी वैसे। ये जो y1 प्लस y2 प्लस y3 है, ये वो छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि शक्ल के अंदर आपने देखे होंगे कि यानी इस तरह की शक्ल में वो, यानी जिसको हम रिजॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये x था। तो अब देखें ये y1 था, ये y2 था, ये y3 सो ऑन, और एंड वाला ये yn था। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम जमा कर दें तो वो टोटल हाइट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे थी। इस तरह आपने देखी होगी जो शक्ल हमारी थी पिछली वीडियो में, यानी यहाँ से इस तरह की शक्ल बनी हुई थी। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने की, और इस तरह की हमारी शक्ल थी। मैं इसको साइड थोड़ा रेज कर, मैं चाह रहा था कि शक्ल पूरी वीडियो में हमारे साथ रहे, लेकिन वो जगह नहीं थी तो मिटानी पड़ी। तो इस तरह हमारी शक्ल थी, इस तरह हमारी नहीं बल्कि डायग्राम, सॉरी, मतलब हमारी शक्ल ऐसी नहीं है, डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हमने नाम दिया हुआ था h का, ठीक है। तो अगर हम इन छोटे छोटे डिस्टेंसेस को जमा करेंगे, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn, उन सबको अगर हम जमा करें तो वो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, टोटल हाइट ये वाली बन जाएगी। क्लियर है? लिहाजा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन अप टू yn, ये सारा हमारे पास बराबर होगा h के। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क आएगा ये भी -mgh ही आएगा। अब थोड़ा रिकॉल करें अपने पिछले लेक्चर्स को, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पाथ 1 था उसके अलॉन्ग जो वर्क था, या उसके अलॉन्ग जब हमने मूव किया तो जो वर्क हुआ वो भी -mgh था। पाथ 2 में भी -mgh, पाथ 3 में भी -mgh। इट मीन कि ग्रेविटी की वजह से जो, तो ये जो मुकम्मल टॉपिक था, ये जो मुकम्मल टॉपिक था हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक टर्म है जो हम पढ़ते हैं जिसकी हमें समझ बहुत कम आती है बच्चों को, कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। तो ये वाली टर्म भी बोली जाती है कंजर्वेटिव फ़ोर्स की, जब हम तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ऐसी फ़ोर्स जिसकी वजह से एक क्लोज़ रास्ते के अलोंग जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो, तो ऐसी फ़ोर्स को कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ।